नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। इन दिनों सोशल मीडिया पर अगर आप गौर करें तो नरेंद्र मोदी और भाजपा रोज चुनाव हार रही है। फिर वो चाहे गुजरात और हिमाचल प्रदेश का आगामी महीनों में होने वाला चुनाव हो या फिर 2023 में जिन 3 राज्यों में चुनाव होने हैं वो हो या फिर 2024 का महासंग्राम। इन सब पर अगर आप गौर करें जो सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं तो उसमें क्या शीर्षक होता है, मोदी शाह के होश उड़ गए। अगर ये फार्मूला चला तो 350 सीट पाने जा रहा है विपक्ष। गुजरात में भाजपा के दांत खट्टे हो गए, भाजपा हिमाचल प्रदेश में फंस गई, राजस्थान में उसकी दाल नहीं गल रही है, चाणक्य के होश उड़ गए। इस तरह के तमाम शीर्षक वाली खबरें खूब आ रही हैं और ये तब तक आती रहेंगी जब तक हिमाचल प्रदेश और गुजरात के नतीजे नहीं आ जाएंगे, खासतौर से गुजरात के। और 23 में जो चुनाव होने हैं उनके नतीजे नहीं आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 24 का चुनाव है उसका तो सबको बेसब्री से इंतजार है और दरअसल उसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी गढ़ी जा रही है। और उस कहानी के 2 प्रमुख किरदार हैं। उन किरदारों पर आता हूं और फिर थोड़ा भूत में भी चलना होगा। भूत बोले तो वो भूत वाला भूत नहीं, पीछे, क्योंकि वहां से याद दिलाना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अभी 2022 का चुनाव बीता है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जो रहा वो उत्तर प्रदेश का रहा और फिर उसके पीछे 2019 में भी चलना है, क्योंकि तब भी यही हो रहा था और फिर 2014 में भी चलना है। लेकिन सबसे पहले तो जो 2 किरदार हैं उनकी बात करना बड़ा जरूरी है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार। राहुल गांधी को इसलिए मैं इस चर्चा का हिस्सा नहीं ले रहा, शामिल कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से चीजें दिखाई दे रही हैं उसमें लगता है कि कांग्रेस आशावाद में ज्यादा है, यथार्थवाद में कम है। और अगर वो आशावाद में ही है तो दरअसल ठीक है, अब जब कभी कांग्रेस रिवाइव होगी तब कांग्रेस पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल तो अभी उन पर समय जाया करना तो ऐसा लगता है कि उससे बेहतर जो है वो और लोगों पर बात कर ली जाए। नीतीश कुमार पर आते हैं। नीतीश कुमार ने जब इधर से उधर अपनी राह बदली तो असल में वहीं से आशा की किरण फूटी उस टीले पर, जो टीला पिछले 7-8 साल से बड़ा बेसब्र है उस चाय के लिए जो सत्ता के गलियारों में बैठकर वो पिया करता था। अब पिछले कुछ 7-8 सालों से वो चाय तो बंद है, वो हवाई जहाज पे टहलना भी बंद हो गया है। तो अब ये सब तमाम पाबंदियां लगी हुई है। इन पाबंदियों ने उन्हें आप एक तरह से कहिए कि सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ खड़ा कर दिया। और अगर यही चाय चू पी रहे होते तो ऐसा कुछ नहीं होता, फिर सब गुडी है। बहरहाल तो अब उन लोगों के अंदर जो आशा की किरण जगी है उस किरण में आप देखिए कि किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। उन परिस्थितियों को देखकर तो नहीं लगता कि 2024 में कुछ होने वाला है, क्योंकि जो जिनको चेहरा बनाने की बात चल रही है अभी तक कोई मुहर उहर तो लगी नहीं है। और जितने नेता हैं विपक्ष में वो सब अपने आप को चेहरा ही मान रहे हैं, लेकिन फिर भी उस पर चर्चा करने के बजाय एक आपको उदाहरण देता हूं। अभी 25 तारीख को हरियाणा में कार्यक्रम हो रहा है, ओम प्रकाश चौटाला ने आयोजित किया। अब उस कार्यक्रम में कांग्रेस को बुलाया नहीं जा रहा है और नीतीश कुमार बिना कांग्रेस के कहा जा रहा है कि सांस ही नहीं लेंगे, अब वहां सांस लेने चले जाएंगे। तो ये तमाम विरोधाभास है, लेकिन इन विरोधाभास पे बात कहां होगी? बात तो इस पे होगी कि मोदी फंस गए, अब न मालूम कैसे फंस गए। और इधर अरविंद केजरीवाल को देखिए जो इस पूरी एका के लिए बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन वो कांग्रेस की वजह से उस एका के साथ जाएंगे नहीं। एक दूसरा, और वो क्यों ही माने कि आप मुख्यमंत्री का माफ करिए प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। अरविंद केजरीवाल खुद ही प्रधानमंत्री का चेहरा बने हुए हैं और गुजरात में वो जिस तरीके से लगे हुए हैं उससे एक अलग तरह की बात चल रही कि वहां तो मोदी फंस गए। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उस गुजरात में फंसी कांग्रेस है, सीट उसकी खाने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन चर्चा इस तरीके की हो रही है। और उस पर भी सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं।
ऐसी परिस्थिति में जब यह रूपक गढ़ा जाता है कि अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी ने भाजपा की नाक में दम कर दिया, तो बड़ा आश्चर्य होता है। क्योंकि यहां दम करने वाली स्थिति तो यह है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की नाक में दम कर दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को खा रही है। अच्छा, इस पर विमर्श नहीं हो रहा। इस पर बात करने की बजाय बात यह हो रही है कि मोदी और शाह के तो होश उड़ गए। अब मुझे समझ नहीं आता कि जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं उसमें होश कैसे उड़ेंगे। उसमें तो खुश रहेंगे और उनको लगा कि यार ये तो अब बड़ा अच्छा होता जा रहा है। क्योंकि आप देखिए, केसीआर का अपना एक अलग गुट है, ममता बनर्जी का अपना एक गुट है और नीतीश कुमार का अपना एक गुट है। 3 गुट ऐसे ही हो गए। चौथा ओम प्रकाश चौटाला ने बना लिया। तो 4 गुट ऐसे हैं और इस 4 गुट में खाली नीतीश कुमार का ही गुट है जिसमें कांग्रेस है। ममता वाले गुट में तो न कांग्रेस है न केसीआर है, और केसीआर के गुट में कांग्रेस तो है ही नहीं है, और वो तो बाकायदे पार्टी भी बना ली है जिस पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में इतने गुट हैं, भाजपा जब इस चतुष्कोणीय चुनाव में सबके सामने उतरेगी तो कौन उस परिस्थिति में रहेगा जो मोदी, शाह और भाजपा का होश उड़ा दे। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि जब इस तरह की बातें आती हैं तो आगे ये भी बात आती है कि महाराष्ट्र की बात करें। महाराष्ट्र में शिवसेना की ताकत जो है वो खत्म हो चुकी है। एनसीपी की ताकत जब तक अजीत पवार हैं तब तक थोड़ा बहुत है, अगर वो थोड़ा सा इधर उधर हुए तो वो भी खत्म हो गई। तो सवाल ये, वहां बचा कौन? सिर्फ भाजपा। अब मान लीजिए कि वहां नीतीश कुमार की अगुवाई वाला वो यूपीए बन जाता है, तो उस यूपीए में एक तरफ शिवसेना जो अपनी ताकत खो चुकी है, एनसीपी बची खुची, कांग्रेस कोई वहां पर उस तरह का राजनीतिक वजूद नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में वहां कौन सा तीर मारेंगे? मैं फिर आपको उत्तर प्रदेश लेकर आऊंगा। उत्तर प्रदेश में बिना बहन मायावती के कोई महागठबंधन बन ही नहीं सकता। बहन मायावती अभी तक नहीं दिखाई दे रहा कि किसी महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो राज्य सबसे ज्यादा सीटें जहां पर मौजूद हैं लोकसभा की, और जो तय करता है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, वहां तो अभी भी भाजपा दिखाई दे रही कि 70 सीट पा रही है। ऐसी स्थिति में होश कैसे उड़ गए? एक बात। दूसरी बात, ये जो नीतीश कुमार के आने के बाद में कॉम्बिनेशन जो बनाया जा रहा है, इस कॉम्बिनेशन में अगर हम जात के आधार पर देखें तो एक तरफ कुर्मी है और दूसरी तरफ यादव। क्या कोई जो ये जातीय कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो इन दोनों में जिस तरह से पॉलिटिकल वर्चस्व की रसाकसी है, उसमें क्या एक बिरादरी तो वोट करेगी चूंकि उनके लोग बनेंगे, दूसरी बिरादरी क्या इस वजह से वोट करेगी, और उस पैमाने पर जैसी आशा की जा रही है। ये तमाम चीजें हैं जिसको इग्नोर किया जा रहा है। वैसे ही जैसे 2019 में जब महागठबंधन बना उत्तर प्रदेश में तो कहा गया कि अब तो सब साफ हो जाएंगे, सपा और बसपा, लेकिन जमीन पर देखा कि किस तरीके से वोट इधर से उधर नहीं गए। और 2019 में यही सपना था, होश उड़ गए। पता चला जब नतीजे आए तो उधर के होश उड़ गए। 2014 में भी होश उड़ाए जा रहे थे, लेकिन 2014 में भी जो हुआ वो कहानी आपको पता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या वाकई में जो इस तरह की तमाम शीर्षक वाली चीजें चल रही हैं वो ये कहा जाए कि सिर्फ स्वांत सुखाए है या कागजी गुड़ा भाग पे है? और फिर सवाल ये उठता है कि अगर कागजी गुड़ा भाग पे है तो ये 14, 19, 17, 22 ये तमाम जगह कागजी गुड़ा भाग पे औंधे मुंह गिरते रहे और फिर भी कागजी गुड़ा भाग, तो जाहिर तौर पर ये तो सोचना होगा। बहरहाल इसमें ऐसा कोई मंथन जैसी चीज तो नहीं लगती है। ये जरूर लगता है कि जब तक नतीजे नहीं आ जाएंगे तब तक ये चीजें दौड़ती रहेंगी और नतीजे आने से पहले तक कहा जाएगा कि नहीं ये तो बड़ा खेल हो गया। ये जो तमाम ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल सब पेड हैं और सच्ची खबरें वही दिखाते हैं जो इस तरह के शीर्षक चलाते हैं, और बाद में पता चलता है कि शीर्षक चलाने वाले कहते नहीं चलिए अपना विश्लेषण गड़बड़ हो गया। खैर, तो अभी ये तमाम चीजें तब तक देखने को मिलेंगी जब तक 2024 के फाइनल नतीजे नहीं आ जाते। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।